जो वियॉन ग्रुप की जीएसएस इन पाकिस्तान, ठीक है, विम्पलकॉम की जीएसएस इन पाकिस्तान. सो विम्पलकॉम इज मल्टी बिलियनियर कंपनी इस टाइम पे. उसका अगर सीईओ बैठ के ये बात कर रहा है कि मुझे एक्स्ट्रा ट्रीट ना करो, मैं खुद आके काम कर लूँगा वहाँ पे. सो दैट मीन्स कि एक कल्चर अपने टीम के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर, अपने स्टेक होल्डर्स के अंदर एम्बेड करना चाह रहा है कि अगर आपको इफ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव इट डन, आप एक एक्स्ट्रा माइल जाएं, दूसरे को एक्स्ट्रा माइल ना पुल करें. सही है. तो इस किस्म की चीज़ें. देन बैंक्स के हम एग्जांपल लेते हैं. मल्टी नेशनल बैंक्स की मैं एग्जांपल लेता हूँ. सिटी बैंक एग्जांपल लेता हूँ. सिटी बैंक व्हेन इट यूज्ड टू हैव ब्रांचेस हर जगह पे, उन्होंने जो कल्चर इम्पेक्ट किया था ना अपने एम्प्लॉयज़ में, दैट वाज के ड्यूरिंग द कस्टमर फेसिंग आवर्स कोई एम्प्लॉय अपना काम नहीं करवाएगा फ्रॉम द काउंटर्स. अगर उसने करवाना है तो वो लाइन में उसी प्रोसीजर से गुजर के वो काम करवाएगा. या राइट आफ्टर द कस्टमर फेसिंग आवर्स आर ओवर, तो वो 10 मिनट 15 मिनट की विंडो इज एलोकेटेड फॉर द एम्प्लॉयज़ कि अब आपने जो कराने कराएं, बताएं, आपको प्रायोरिटी सर्विस मिलेगी. 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड में काम हो जाएगा. एक बैंक में कितने एम्प्लॉयज़ होते हैं? 10 12 15 20 के लिए भी अगर 4 लोग बैठे हुए हैं तो 5 मिनट 10 मिनट खत्म, फारिग कर देंगे. ठीक है. तो वो लाइन डिस्टर्ब नहीं हुई, जो क्यू डिस्टर्ब नहीं हुई, जो क्यू में काम चल रहा है. ठीक है. दिस इज टाइप ऑफ वैल्यूज जिसको आप एम्बेड कर सकते हैं. फसल गुड, जबरदस्त. सो क्रिएट एंड रिवॉर्ड अ कल्चर ऑब्सेस्ड विद फेयरनेस एंड गुडविल टूवर्ड्स एवरीवन. ठीक है. सिंपल, अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन. ओके. एक्ट विद कंपैशन एंड फॉरगिवनेस इन एवरी डिसीजन टूवर्ड्स एवरी पर्सन एंड ग्रुप. Compassion and forgiveness, very important trait that a leader must have. Moral और value based approach के point of view से कि आपके morals कितने strong हैं. आप you are compassionate but at the same time forgiving. कि आपने कहा ये काम होना चाहिए, लेकिन past की performance को आपने hurdle नहीं बनाया, और उस compassion को आपने future के results में reflect कराना. ठीक है. जब तक पास्ट से आप अलग नहीं होंगे, फ्यूचर में आप परफॉर्म नहीं कर सकेंगे. जी मैं आपसे आखिर में पूछूंगा सारे. सही है फजल? आखिर में सारे आपसे पूछूंगा मैं, जहां समझना है वहां रोकना. क्या कंपैशन मीन्स? कंपैशनेट होना, जील से कोई काम करना, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होकर काम करना, इस चीज को कंपैशनेट होना कहते हैं. एक्स्ट्रा माइल जाना, कंपैशन. आपका कंपैशन है या आपकी अर्ज है किसी चीज़ को कुछ पूरा करना, उस टर्म्स में. डू ऑन टू देयर स्टेक होल्डर्स एंड स्टॉक होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स एज दे वुड हैव देम डू टू देयर कंपनी. सो बेसिकली स्टॉक होल्डर और स्टेक होल्डर्स को उस तरह ट्रीट करें जिस तरह आप अपनी कंपनी वालों को ट्रीट करना चाहते हैं. इन अदर वर्ड्स, ठीक है. स्टॉक होल्डर, स्टेक होल्डर, स्पेसिफिकली इसने बात की हुई है. ट्रीट द एनवायरमेंट एज देयर होम. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रीट द एनवायरमेंट एज देयर होम? इसका क्या मतलब है? इसको अप्लाई करेंगे फिजिकली हम. जी, फ्रेंडली माहौल. और मैं दोबारा टेलको से एग्जांपल दूंगा इसमें. किसी का और टेलको से किसी एक्सपीरियंस है एमर के अलावा? कोई और? सरकारी इदारे किसी का एक्सपीरियंस है? नहीं चलिए हम लेट्स नॉट क्रिटिसाइज. किसी का एक्सपीरियंस है सरकारी इदारे का? सरकारी इदारे के हैं. सर आपने अगर चाय सुबह की पीनी हो तो क्या करते हैं आप ऑफिस जाके? पहले तो अपने आप को मानते हैं कि हम हैं, हम आ गए. ठीक है, ठीक है, आप मनवा देंगे मैं आ गया हूँ. उसके बाद तो वैसे तो आप जाके देखें कि जो आपका आपके अंदर है उसको क्या प्रॉब्लम है, आपको घर से है. ठीक है. नहीं, लेकिन हम ऐसे चाय पानी की बात करते हैं, उस पर रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि चाय पानी आपने पीनी हो तो क्या करते हैं आप? वो प्रोसेस क्या है? किचन में कॉल किया आपने, जो ऑफिस बॉय था उसने उठाया और आपने उसको कहा ठीक है, साथ में आपसे कहेंगे चाय ला दो, मैं आ गया हूँ.
ठीक है, आपने अगर दो आती है तो फिर जैसे भी आई है, लेकिन उसको बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त, आज कड़क चाय है। यदि उसको अगर आप उसको प्रॉब्लम भी है तो लेकिन आप उसको थोड़ा सा आपको भी सही। तो अगर आपने कभी पानी पीना तो क्या करेंगे? पानी उन्होंने तो वही लेके आता है, रन लेके आएगा, लेकिन बात का तो स्पेशल टाइप लगे हुए हैं आप। बिल्कुल सही है। घर में आप क्या करते हैं? मैं जितना ऐसा मैंने कॉर्पोरेट के माहौल में रहा हूँ, आई ट्राइड मेकिंग माई कॉफ़ी माई सेल्फ, क्योंकि मैं कॉफ़ी खुद बनाता हूँ, घर में भी, वहाँ भी खुद बनाता हूँ। गेस्ट आए हुए हैं, मंगवा ली, पीएन को, ऑफिस बॉय को कह दिया, रनर को कह दिया यार ला दो, ठीक है। पानी आई यूज्ड टू कीप अ बॉटल जार विद मी, वो जार जाके डिस्पेंसर से खुद भरा, किचन में वो डिस्पेंसर है, किचन से जाके खुद भरा, लेके आके रख लिया। क्यों? क्योंकि दिस इज द एनवायरमेंट दैट अ पर्सन वांट्स टू बी मेंटेन्ड, ठीक है। मुझे हमारे ऑफिस का रनर अगर ना, हमारे फ्लोर का, हमारे फ्लोर पे वी यूज्ड टू बी 8-9 पीपल, और हमारे फ्लोर पे 2 ऑफिस बॉयज वर्क करते थे। सो एक टोटली डिफरेंट सेगमेंट से मैं उसमें बिलोंग करता था, ज़्यादा होते थे हमारे पास लोग। सो अगर हमारे दोनों रनर्स या ऑफिस बॉयज नहीं हैं, हमने किसी और फ्लोर से मंगवाना है बंदा, तो जितने फ्लोर पे लोग बैठे हैं ना, वो मुझे कहा करते थे यार उस बंदे को बुला दो। किस वजह से कहा करते थे? क्योंकि उस बंदे को पता था यार अगर ये बंदा बुला रहे हैं तो आधा काम तो ये खुद कर चुका होगा अपना, तो थोड़ा बहुत बचा हुआ होगा ना, या कोई गेस्ट आया होगा, कोई मजबूरी होगी इसलिए बुला लिया इसने, तो जाए कर देता हूँ। वो अलग बात है जब वो आता था, समझ लेता कि पूरे फ्लोर को मैंने सर्व करना। सी, तो एक आप अपना रिलेशनशिप कैसे रखते हैं, हाउ डू यू कीप, बिल्कुल मॉरल एंड वैल्यू बेस्ड। आपके मॉरल्स कैसे स्ट्रांग है, आपकी वैल्यूज कितनी स्ट्रांग है, ठीक है। सो टेलकोज की मैं इसलिए बात कर रहा था। टेलकोज में व्हाट डू यू से, नॉट ए अप्रोप्रिएट वर्ड, लेकिन जार्गन ये यूज होता है हमारे उसमें। लंगर चाय चलने का कॉन्सेप्ट सब ऑफिस में होता है, लंगर चलता है, बड़ी ट्रे आती है, 1 2 3 4, वो ट्रे उठाया आगे ले गया, 2 3 4, वो फिर आगे लेके गया। सो ज्यादातर ऑफिस का ये होता है। अगर आप बहुत एग्जेक्टिव पोजीशन में भी है ना, आपके साथ यकीन माने यही हो रहा है, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में। स्टाइल क्या होता है? आती है आपकी चाय लंगर में ही है, आपकी चाय को वो आपकी नजर से दूर रखता है, उसको रखता है वो प्लेट पे, साथ में छोटी ट्रे होती है उसके ऊपर रखता है, कहता है सर आपके लिए अलग से बना के लेके आया हूं, लेकिन होता उसी लॉट की चीज में सर, ठीक है। सो टेलकोज की अगर हम बात करते हैं, टेलकोज में आप में कोई जानने वाले कुछ हो, कॉफी डिस्पेंसर, टी डिस्पेंसर, वाटर डिस्पेंसर, हर फ्लोर पे मल्टीपल लगे होंगे। द ऑफिस बॉयज आर एडवाइज नॉट टू सर्व टी, कॉफी, वाटर टू द एम्प्लॉइज अदर देन 2 टाइम्स, एक अर्ली मॉर्निंग और एक खाने के बाद, 2 टाइम लंगर चलेगा। इसके अलावा किसी ने अपनी कोई चीज लेनी है, खुद उठो जाओ लेकर वापस आके बैठो। They are advised not to do. But they are courteous enough. अगर आप मंगवानी है, आप कह दें उनको, वो courteous enough है, ला के दे देंगे। कितने 100 में से 2 एम्प्लॉय, 3 4 5 मंगवाया करेंगे, ज़्यादा नहीं मंगवाएंगे। सही। देन जो एक और किस्म का माहौल है कुछ मल्टीनेशनल मैंने देखा है, ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल्स आपको शेयर कर रहा हूँ, यू नो हाउ द थिंग्स हैपन इन रियल वर्ल्ड। कुछ मल्टीनेशनल 1-2 में मैंने ये इस किस्म की चीज़ देखी है कि टी जो है, अगर आप में टी ब्रेक करनी है तो आप खुद उठ के किचन में जाएंगे, खुद किचन में अपनी टी बनाएंगे, टी बना के बैठेंगे, डाइनिंग हॉल बना हुआ है, वहाँ बैठेंगे, कोई न्यूज़पेपर, कोई आर्टिकल, बुकलेट, कोई भी चीज़ है, मैगजीन, आप वो पढ़ेंगे, साथ अपनी चाय पियेंगे, वहाँ ख़त्म करेंगे, कप वहीं रखेंगे, जाके में डेस्क पे बैठ जाएंगे। दे आर नॉट अलाउड टू कैरी देयर कप टू देयर वर्क स्टेशन। क्यों कहते हैं जब आप काम पे बैठे हुए तो आप काम पे बैठे हुए। और ये इस किस्म की कंपनीज हैं जो टाइम को लॉग कर रही होती हैं। लॉग करने का मतलब है, एमर वो माइट नो, आप और भी किसी को हो सकता है इस चीज़ का पता हो, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो टाइम बेस पे करती हैं, वो टाइम बेस पे माउस की एक्टिविटी या कीबोर्ड की एक्टिविटी से आपको लॉग कर रही होती हैं कि आप वाकई काम कर रहे हैं।
अगर आपकी माउस या कीबोर्ड की एक्टिविटी ना चल रही हो तो आपको इनएक्टिव टाइम में ले जाते हैं। तो कहते हैं ये आपका एक प्रोडक्टिव टाइम है। इस प्रोडक्टिव टाइम में टी इज अ नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। यू वांट टू हैव अ टी, गो हैव टी, वापस आके बैठ जाओ। ये काम नहीं करना कि आप चाय पी रहे हो साथ में एंटर दबा रहे हो, फिर चाय पी रहे हो स्पेस बार दबा रहे हो। सो इस किस्म की क्या, व्हाट आर द मॉरल एंड वैल्यूज दैट यू इनकलकेट इन द ऑर्गेनाइजेशन। Firms of endearment, leaders of these firms practice stakeholder relationship management. Endearment is with respect to inclusion. Relationship management को कहते हैं endearment, कि आप endear करते हैं उनको, अपने जो employees या stakeholders उनको endear करते हैं आप। So यहाँ पे जो concept है that is stakeholder relationship management। आप स्टेक होल्डर से एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं और रिलेशनशिप को मैनेज कर रहे हैं। हमने जितना अभी तक एग्जांपल्स की बात की, वहां पे आप हर किस्म में रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं। वैल्यूज जो आपने बोर्ड पे लिख के लगाई हुई हैं या डायग्राम्स लगाई हुई हैं आपने, जो कोई वैल्यू आपकी बता रही है, सो दैट इज बेसिकली रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्यों फजल, आप किस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का आपका ताल्लुक है? प्रैक्टिकल क्या किया हुआ आपने अभी तक? किसी इंटर्नशिप कहीं पे की हुई हो या कोई चीज़, कोई बिजनेस वगैरह देखा हो, अपने किसी जानने वाले का हो, फैमिली, फादर, भाई, किसी का, किस चीज़ का है? किसका शोरूम है? क्या किसी कंपनी का शोरूम लिया हुआ है या गाड़ियाँ बाय एंड सेल करते हैं? गाड़ियाँ बाय एंड सेल करते हैं या किसी कंपनी का शोरूम लिया हुआ है? कंपनी का, कौन सी कंपनी का? चलें छोड़ें, XYZ जिस भी कंपनी का। आप उस शोरूम में गए होंगे कभी, उस शोरूम में, अच्छा अब अगर आप शोरूम में जाएंगे तो आप गौर कीजिएगा कि उस शोरूम में कुछ वैल्यूज, कुछ गोल्स, कोई मिशन, विजन्स लिखे हुए होंगे। वो चीजें बताती हैं कि कंपनी की इंपॉर्टेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल गैराज का एरिया, उस गैराज के एरिया में गाड़ियां सही कैसे होती हैं, उसकी हो सकता है पिक्चर्स लगी हुई हो कि हमारे लोग काम कैसे करते हैं, नीट एंड टाइडी। हो सकता है कोई टूल किट लगी हुई हो। कह सकते हैं इस तरह की चीजें, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कर रहे हैं। वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट आप बोल के नहीं कर रहे, वो थ्रू विजुअल्स कर रहे हैं। तो विजुअल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इस एंड में भी। Anyway, a company that endears itself to stakeholders by bringing the interest of all stakeholders groups into strategic alignment, that is the characteristics of firm with endearment. 7 characteristics हैं of firms with endearment, ठीक है। Third is no stakeholder group benefit at the expense of any other stakeholder group and each prospers as the other do. मिल के चलते हैं, कोई एक दूसरे को कि बेस पे बेनिफिट लेने की कोशिश नहीं करता। दे ग्रो अप टुगेदर। डेवलप अ कंपेटिटिव एडवांटेज थ्रू अ बिजनेस मॉडल, कि अगर कंपेटिटिव एडवांटेज है तो मैं कंपेटिटिव एडवांटेज किसी और की बेस पे क्रिएट नहीं कर रहा, मैं कंपेटिटिव एडवांटेज अपनी बिजनेस मॉडल में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। इस बिजनेस मॉडल में मेरा क्या फंक्शन है, जो मेरा फंक्शन है मैं उस फंक्शन की बेस पे बिजनेस मॉडल पे कंपेटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर रहा हूं। मैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कंपेटिटिव एडवांटेज के टर्म्स में नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। सो पोजेस अ ह्यूमनिस्टिक सोल, के अंडरस्टैंड्स हाउ द ह्यूमन बिहेवियर वर्क्स, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक सोल कुछ ऐसे जार्गन्स है जो हम यूज करते हैं कभी कभार अपने बॉसेस के लिए, कि वो तो इन अदर वर्ड्स इनह्यूमन है, उनको नहीं समझ आ रही, हमें भी टाइम पे घर जाना है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। उन्होंने हमें काम देके खुद तो चले गए हैं, हमने भी तो घर जाके खाना खाना है या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो यहां पे क्या कह रहे हैं, वो जो लीडर है, इस किस्म के कैरेक्टरिस्टिक्स फर्म विद एंडेयरमेंट, उसका जो लीडर है या जो पर्सन हु इज मैनेजिंग द थिंग्स पोजेसेस अ ह्यूमनिस्टिक सोल, कि जो ह्यूमनली पॉसिबल है या ह्यूमन गुड ह्यूमन होने के उसमें वो अप्लाई कर रहा है। These companies are imbued with the joy of service to the community, to society, to environment, to customers, to colleagues.
यानी कि ये अपना एक कल्चर ऐसा बना चुके होते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हम अगर कुछ सर्विस करेंगे तो हम खुशी महसूस करेंगे ये सर्विस करने में। इस किस्म का एक एनवायरनमेंट, एक कल्चर क्रिएट हुआ होता है। लीडर्स बीइंग इन सर्विस टू देयर कम्युनिटीज एंड द वर्ल्ड एट लार्ज फॉर नो रीजन अदर देन इट इज द राइट थिंग टू डू। इससे क्या मतलब है? एनीवन? फारूक साहब। उसके राइटर्स जो कम्युनिटीज है ना सर, उसका जो है उनके बारे में बेहतर सोचना है। एग्जैक्टली। बीइंग इन सर्विस, बीइंग इन सर्विस का मतलब है कि आप हर टाइम सर्विस में रहें उनकी, एक्स्ट्रा उनको बेनिफिट दें जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। एग्जैक्टली। हमने कहा था ना एक्ट ऑफ वॉलंटियरिज्म, उसको लाके आप यहां से कनेक्ट करते हैं। प्रिंसिपल वॉज एक्ट ऑफ वॉलंटियरिज्म। हाँ, उस एक्ट ऑफ वॉलंटियरिज्म को कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं? बीइंग इन सर्विस टू देयर कम्युनिटीज। कैसे? फॉर नो अदर रीजन देन इट इज द राइट थिंग टू डू। कि हमको यार चलो कोई और मुझे फायदा हो कि ना हो, लेकिन ये सही काम है करने का, तो मैं यही सही काम करना। ठीक है, वॉलंटरीली वो काम एक्ट करना, लार्जर पर्सपेक्टिव में, लार्जर व्यू में। सही है। एनीवन इसमें से कोई एरिया जिससे क्लियर ना हो? 7 पॉइंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्म विद एंडेयरमेंट, ऑल क्लियर? 7 पॉइंट्स। आमिर, वी गुड? लास्ट वाला क्या है बताएं सरफराज साहब, सॉरी फारूक साहब। लास्ट वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ आमिर को, लास्ट वाला पॉइंट समझाइए क्या था? आपने अपने कस्टमर को या उस कम्युनिटी को वो चीजें प्रोवाइड करनी है जिससे वो एक्स्ट्रा बेनिफिट उनको मिले, जो सर्विस दे भी रहे हैं उससे हट के। क्यों करें? एक्ट ऑफ वॉलंटियरिज्म याद है आपको? वो एक्ट क्या कहता था? वो एक्ट ये कहता था कि आप वॉलंटरीली काम करें, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट यू आर गेटिंग समथिंग और नॉट। एक वॉलंटरीली आप एक काम करें। यहां पे उसको एक स्टेप आगे लेते हैं, वॉलंटरी काम करें, वॉलंटरी काम करें फॉर नो रीजन अदर देन दैट इट इज द राइट थिंग टू डू, कि यही सही काम है करने के लिए। तो आई वुड बी एट सर्विस टू माई कम्युनिटीज एंड द वर्ल्ड एट लार्ज बिकॉज दिस इज द राइट थिंग टू डू, जिसको वो कहते हैं ना कार्मा पॉइंट्स। आप अच्छा करेंगे अच्छा वापस आएगा। इन अदर वर्ड्स लोकल उसमें हम इसको ये भी कह सकते हैं, नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज अगर मैं बात करूं, यस इसको ये भी सही कह सकते हैं। ठीक है, उस चीज को एक बेसिस बना लिया उसने कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होना जरूरी है। लेट्स गो अहेड। स्पिरिचुअल वैल्यूज, लीडरशिप प्रोफाइल में कुछ स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं। पहले हमने देखा लीडरशिप प्रोफाइल में कुछ मॉरल और वैल्यू बेस्ड अप्रोच है। अब हम देख रहे हैं कोई स्पिरिचुअल वैल्यूज भी हैं। स्पिरिचुअल वैल्यूज क्या है? मस्ट बी द विलिंगनेस टू एंटर इनटू द प्रोसेस ऑफ डायलॉग विद वन सेल्फ, कि आप स्पिरिचुअली उस डायलॉग में एंटर कर सकते हैं विद वन सेल्फ। विद वन सेल्फ का मतलब है कि आप अपने आप से, इफ यू हैव डन समथिंग टू द कम्युनिटी यू आस्क योरसेल्फ कि अगर मैंने ये काम किया तो क्यों किया, कैसे किया, सही किया, गलत किया, मैं वहां होता तो क्या करता है क्या नहीं करता। यू आर एंटरिंग इनटू डायलॉग विद योर ओन सेल्फ एंड यू आर सीकिंग कि ये काम सही है या सही नहीं है। ठीक है, सो अ लीडरशिप प्रोफाइल विद स्पिरिचुअल वैल्यूज would first inquire himself or be in dialogue with himself कि मैं जो काम कर रहा हूं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। use discernment, prayers, patience in strategic decision making। ठीक है, discernment होना चाहिए था ये। अच्छा, anyway, so this says कि you are patient and you are not short sighted। आप लंबे ड्यूरेशन को देख रहे हैं और you would want the long term feedback to come in, जिसको हम कहते हैं gratitude, कि आपका जो एटीट्यूड है that is gratitude का एटीट्यूड। आप you are thankful, you are being thankful and patient, ये एटीट्यूड आपका है। सही है। See the leadership role as a calling that reveals its presence by the enjoyment and sense of renewed energy in practice and results yield, यानी कि आप एक एंजॉय करते हैं और सेंस ऑफ रिन्यूड एनर्जी आपके अंदर प्रिवेल करती है। सीक टू कनेक्ट विद पीपल एंड कनेक्ट पीपल टू पीपल
विद मीनिंग एंड इन मीनिंगफुल वेज। कि अगर आप लोगों को आपस में मिलवाना चाहते हैं, और मिलवाना क्यों चाहते हैं कि कोई पर्पस है उसका या कोई मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव है, इस वजह से मिलवाना चाहते हैं। ठीक है, क्रिएट कम्युनिटी, ये वाला जो एस्पेक्ट है ना, ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल किसी को पता होगा कि फजल फॉर एग्जाम्पल गाड़ियों का काम करते हैं, ठीक है, आप में से किसी को गाड़ी चाहिए तो विदाउट एनी मीन आप कहेंगे यार वो फजल काम करता है, फजल को कॉल किया, उसको गाड़ी चाहिए, मेरे पास नंबर देना, उसको कर दो। आपने उनको आपस में कनेक्ट कर दिया। यू आर कनेक्टिंग पीपल फॉर अ मीनिंगफुल वे। वो मीनिंगफुल क्या है कि उस बंदे का भला हो जाएगा, इसका इनका भी बिजनेस अच्छा चलेगा, विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। लेकिन आप यू योर सेल्फ आर सेल्फलेस इन दैट एक्ट। ठीक है, तो दैट इज द एट्रीब्यूट ऑफ अ स्पिरिचुअल वैल्यू ऑफ अ लीडर। आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। अच्छा चलें, लीड विद रिफ्लेक्शन, उनके बहुत डिफरेंट मोटिव्स होते हैं उनके। लीड विद रिफ्लेक्शन, चॉइस, पैशन, रीजन। लीड विद रिफ्लेक्शन, choice, passion, reason, compassion, humility, vulnerability and prayer, as well as courage, boldness and vision. इसमें ऑलमोस्ट पीछे जितनी चीजें पड़ी सब उठा के इसमें डाल दी कि एक स्पिरिचुअल लीडर में होना जरूरी है। क्रिएट कम्युनिटीज, एनवायरमेंट एंड सेफ एनवायरमेंट्स फॉर एम्पावरमेंट, मोबिलाइजेशन, डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड नरिशमेंट। यानी कि वो इट एनकरेजेस कि ऐसी कम्युनिटी, ऐसी एनवायरमेंट या ऐसे क्लोज नेटेड एरियाज होने चाहिए जिसमें एम्पावरमेंट, मोबिलाइजेशन, डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ और नरिशमेंट को प्रेफरेंस दी जाए या ग्रो किया, नरिश किया जाए, इस तरह की चीजों को। ठीक है, 7 symptoms of ethical leadership failure। हम यहां से शुरू करते हैं। Ethical blindness, they do not perceive ethical issues due to inattention or inability। इसका क्या मतलब है? एथिकल इश्यूज पे उस तरह से काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसकी तरफ अटेंशन नहीं दिया, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। हमजा, क्या बात की अहमद ने? कोई पता नहीं क्या बात की आपने? मैंने ये बात की है कि कुछ मतलब उनकी ऐसा सिस्टम होता है उनके वो एथिकल इश्यूज को देख नहीं पाते ड्यू टू इनअटेंशन की वो अटेंशन उस पर उनकी होती या कैपेबिलिटी होती है या उसको समझ नहीं पा रहा। हमजा, क्या बात हुई? एथिकल इश्यूज के बारे में क्या बात? एथिकल ब्लाइंडनेस क्या कॉन्सेप्ट है? उन्होंने एथिकल ब्लाइंडनेस का कॉन्सेप्ट बताया। वो कह रहे हैं कॉन्सेप्ट ये है कि वो उन इश्यूज, कुछ एथिकल इश्यूज होते हैं जिन पे वो गौर नहीं कर सकते। क्यों गौर नहीं कर सकते? हो सकता है इन अटेंशन हो, उससे उनकी अटेंशन कभी गई ना हो, और हो सकता है वो एबल ही ना हो कि उन इश्यूज को एड्रेस कर सकें। इज फर्स्ट फेलियर ऑफ एथिकल लीडरशिप। फजल, समझ आई क्या चीज है? पढ़ें, मुझे बताएं क्या लिखा हुआ है। बी अटेंटिव। जिस टाइम पे हम क्लास डिस्कस कर रहे हैं, क्लास में डिस्कशन और घर जाके रिवाइज, यू आर डन विद इट। इसके अलावा सिर्फ क्विज में रिव्यू कर लें, पेपर में थोड़ा सा को पढ़ना पड़े। बात यहां पे ये हो रही है कि 7 सिम्टम्स हैं एथिकल लीडरशिप फेलियर के, कि किस किस तरीके से पता चलता है कि एथिकल लीडरशिप फेल हो गई है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? इसमें से पहला जो फेलियर है जो पता चलता है वो होता है एथिकल ब्लाइंडनेस का। एथिकल ब्लाइंडनेस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वो ये कहता है कि आप एथिकल इश्यूज को देख ही नहीं पाते 2 वजूहात से। एक वजह ये कि वो जो लीडर है वो कैपेबल ही नहीं है कि उस, या एबल ही नहीं है कि उस एथिकल इशू को रिकॉग्नाइज कर सके, और दूसरा इशू ये है कि कभी उसकी अटेंशन उस इशू की तरफ ड्रॉ ही नहीं हुई। अगर उसकी अटेंशन ड्रॉ ही नहीं हुई तो उसको पता ही नहीं होगा कि ये इशू चल रहा है। ठीक है, तो पहला मसला क्या बना? पहला एथिकल फेलियर कहां पर आता है? वो आता है एथिकल ब्लाइंडनेस पे, कि आप देख ही नहीं पाए। क्यों नहीं देख पाए? 2 वजह से। आपने देखने की कोशिश ही नहीं की, या आप देखने के काबिल नहीं रहे। गुड, जबरदस्त। सेकंड,
एथिकल म्यूटनेस, ये क्या होता है? आपने सबको बताना है, सबको। हाँ जी, आमिर समझ आ रही है आपको? नहीं आ रही, बताएं जी। जो उनके मेन फोकस है, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं किसी भी फॉर्म में, ठीक है। मतलब कि वो जो बात बोलते हैं उस पर वो खड़ा नहीं होते, मतलब की वैल्यूज़ हैं ठीक है, उनको मीट नहीं कर पाते हैं हमें जॉब। बिल्कुल सही, यहाँ पे वो बातें करते हैं, दे डू नॉट हैव और यूज एथिकल लैंग्वेज और प्रिंसिपल्स। हो सकते हैं उनके एथिकल प्रिंसिपल हो लेकिन वो नजर नहीं आते, ठीक है। एथिकली म्यूट है, यानी कि वो बोलते तो हैं, दे टॉक द टॉक बट डू नॉट वॉक द टॉक, यानी कि वो बोलने को सब कुछ बोल रहे हैं कि मेरी ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू है, लेकिन वो किसी वैल्यू को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, तो वो एथिकली म्यूटेड है। म्यूट जो हम कहते हैं ना, आवाज नहीं आ रही एथिकली, एथिकली म्यूट हुए हुए हैं। वो म्यूट क्यों हुए हुए हैं? क्योंकि वो बोल तो रहे हैं लेकिन वो प्रैक्टिस में नहीं कर रहे। और प्रैक्टिस में क्यों नहीं कर रहे? कि दो रीजन हो सकते हैं। वो रीजन ये हो सकते हैं कि दे डू नॉट हैव एथिकल लैंग्वेज और प्रिंसिपल, या दे डू नॉट यूज एथिकल लैंग्वेज एंड प्रिंसिपल। एक मॉरल लीडरशिप तो हर चीज में है, आप हर भगड़ा ला सकते। नहीं, स्पेशल पर्सन नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो बोलने को तो बोल रहे हैं कि ये कुछ होना चाहिए, प्रैक्टिस नहीं कर रहे। स्पेशल पर्सन दो तीन चीजें जो है वो सेंस में नहीं होती। नहीं, तो लीडर की बात हो रही है। स्पेशल लीडर आप ये कह सकते हैं, स्पेशल पर्सन नहीं है। हाँ, स्पेशल लीडर यहां पे वो बात ये करता है कि वो सब कुछ बोल तो, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी पाकिस्तानी लीडर की बात करता हूं, वो कहते हैं मैं पॉवर्टी एडिकेट कर दूंगा, पॉवर्टी एलिवेशन में काम करूंगा, मतलब अगले 10 सालों में एक बंदा गरीब नहीं होगा। ग्रास रूट लेवल पे हर किसी को मैं पॉवर्टी खत्म करा दूंगा। दिस इज एक बात करने को तो किया, लेकिन उसको जब मौका मिला ये काम करने का तो उसने वो काम नहीं किया। दिस इज एथिकल म्यूटनेस, कि आप एथिकली म्यूटेड है। आपने वो बात तो करते हैं लेकिन जब वो एक्शन का टाइम आता है वो आप एक्शन नहीं करते। वो एक्शन दो वजह से नहीं कर सकते, उनकी दो रीजन होंगी। एक रीजन ये होगी कि दे डू नॉट हैव एथिकल लैंग्वेज और प्रिंसिपल्स, उनके एथिकल प्रिंसिपल्स है ही नहीं। वो जो प्रिंसिपल जो पहले बात करते थे वो कुछ और चीज थी, दे वर नॉट एथिकल प्रिंसिपल्स, या एथिकल प्रिंसिपल था लेकिन उसको यूज करना उनको नहीं आता कि उसको यूज कैसे करना है, ठीक है। सो इन दो वजह से। थर्ड पे हम मूव करते हैं एथिकल इनकोहेरेंस। मोहसिन, इनकोहेरेंट होता क्या है? इनकोहेरेंट क्या होता है पहले ये बताएं। कोहेरेंट नहीं होता, जो कोहेरेंट जो चीज, हाँ स्कैटर्ड। कोहेरेंट बेसिकली कहते हैं यूनिफॉर्म चीज का कोई हो तो कहते हैं कोहेरेंट चीज है, अगर इन यूनिफॉर्म हो तो कहते हैं इनकोहेरेंट है। इनकंसिस्टेंसी को इनकोहेरेंट कह सकते हैं। सही है, सबको समझ आ गया इनकोहेरेंट क्या होता है? आमिर नहीं समझ आया? सुने, टेंशन अपनी रखें, क्लास में टेंशन रखें। फजल, इनकोहेरेंट क्या होता है? इनकंसिस्टेंट, यूनिफॉर्म नहीं है। जो चीज यूनिफॉर्म नहीं है, अगर यूनिफॉर्म है तो कोहेरेंट कहेंगे, कंसिस्टेंट है तो कोहेरेंट कहेंगे। अगर यूनिफॉर्म नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है तो इनकोहेरेंट कहेंगे। डन? फजल, आमिर, अब बताएं मोहसिन क्या है एथिकल इनकोहेरेंसी? क्या मतलब है? वो कहते हैं कि हम वैल्यू करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को, लेकिन रिवॉर्ड करते हैं नंबर्स को।